हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं हरिओम और स्वागत है आप सभी का आपके ब्यूटीफुल सा चैनल बायो वाला में। आज मैं न्यूट्रिशन इन एनिमल्स का लेक्चर नंबर 6 लेकर आया हूं और आज हम लोग पढ़ेंगे इपिग्लॉटिस के बारे में। देन हम लोग बात करेंगे ओइसोफेगस के बारे में, जिसका किसी किसी बुक में नाम दिया रहता है ईसोफेगस और इसे हम लोग फूड पाइप भी कहते हैं। देन हम लोग बात करेंगे स्टोमक के बारे में और सबसे लास्ट में हम लोग बात करेंगे डेंटल फॉर्मूला के बारे में, जो कि इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है। तो चलिए इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। चलिए, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन, मैं एक टंग का डायग्राम बनाता हूं। ये एक टंग है, इसमें आपको बताना है कि टेस्ट बर्ड कौन सा रीजन में कौन सा टेस्ट का डिटेक्शन होता है। ये है ए, ये है बी, ये है सी और ये है डी। आपको आंसर कमेंट में लिखना है। 1 का ए क्या होगा, 1 का बी क्या होगा, सी और डी। ऐसे करके आंसर आपको कमेंट में लिखना है कि ये वाला रीजन कौन सा टेस्ट का डिटेक्शन करता है, स्वीट, सावर, बीटर, कौन सा टेस्ट का करता है या सॉल्टी। ये आपको कमेंट में पहले लिखिए ए बी सी डी करके। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन है, ऐसा कौन सा टेस्ट है जो कि अभी रिसेंटली में डिस्कवर्ड हुआ है और उसका टेस्ट मीठी टेस्ट जैसा होता है। उस टेस्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, वो स्पेशल टाइप का टेस्ट है। और आपको थर्ड क्वेश्चन मैं देता हूं, और वो जो टेस्ट है वो किस केमिकल के कारण आता है, उसका आंसर आप दीजिए थर्ड में। देन मैं इसका आंसर बताता हूं। पहले आप लोग कमेंट में लिखिए, बता दूं आंसर। ये वाला जो रीजन है, ये वाला, ये मीठा टेस्ट को डिटेक्ट करता है, सुगरी टेस्ट को, शुगर को डिटेक्ट करता है, मीठा टेस्ट को, स्वीट टेस्ट को डिटेक्ट करता है। उसके बाद जो बी वाला रीजन है, बी वाला, ये वाला रीजन, ये वाला करता है सॉल्टी टेस्ट का डिटेक्शन, सॉल्ट टेस्ट का डिटेक्शन करता है। सी वाला रीजन क्या चीज का करता है, ये वाला इतना रीजन लिखे हो कमेंट बॉक्स में, सावर का करता है। और डी वाला रीजन, डी वाला, ये जो है, ये वाला रीजन बीटर टेस्ट का डिटेक्शन करता है, बीटर टेस्ट का। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन था, वो रिसेंटली डिस्कवर्ड टेस्ट के बारे में आपको बताना था। तो उस टेस्ट का नाम होता है उमामी टेस्ट। कौन सा टेस्ट होता है, उमामी टेस्ट। सही है सभी लोगों का, उमामी टेस्ट। ये जो टेस्ट होता है उमामी टेस्ट, अप्रोक्स सभी के सभी टेस्ट पर डिटेक्ट कर लेते हैं। मीन्स अगर आप मीट खाओगे, टमाटर खाओगे, तो आप टंग के किसी भी एरिया पर डाल दोगे तो उसका टेस्ट पता लग जाएगा। वो स्पेशल टाइप का टेस्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं उमामी टेस्ट। उमामी टेस्ट में कौन सा केमिकल प्रेजेंट होता है स्पेशल टाइप का, उस केमिकल का नाम है ग्लूटामेट। क्या नाम है, ग्लूटामेट, जिसके बारे में हम लोग प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके थे। और चलिए आज अब हेडिंग लगाइए। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इपिग्लॉटिस के बारे में। इपिग्लॉटिस क्या होता है, इपिग्लॉटिस। तो सबसे पहले हम लोग जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम था उसको स्टोमक तक फिर से बनाते हैं। तो कैसा था ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, याद है सभी को, यहां पर बना देता हूं। ऐसा था। ये वाले रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, माउथ बोलते हैं। इस वाले रीजन को हम लोग बोलते हैं ओइसोफेगस।
ओइसोफेगस। और यहां पर एक होता है फेरिंग्स। ये वाले रीजन को हम लोग बोलते हैं फेरिंग्स वाला रीजन, फेरिंग्स वाला रीजन। और यहीं से रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जुड़ा होता है। ये याद है सभी को? ये क्या है? ये कौन सा पाइप है? ये पाइप है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का ये पाइप है। ठीक है। अब कई बार ऐसा होता है जब हमें कॉमन कोल्ड हो जाता है, तो बहुत सारे लोग कॉमन कोल्ड होने पर उसे ऐसे करके सांस लेते हैं। उसके बाद क्या होता है, जो कफ होता है वो हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में चला जाता है, जो कि सभी लोगों को फील भी होता है। तो ऐसा क्यों होता है, पता है आपको? ऐसा क्यों होता है कि हम लोगों का कफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में चला जाता है ऊपर की ओर सांस खींचने पर, जब हमें कॉमन कोल्ड हो जाता है देन। तो इसका एक रीजन है हमारा नोज वाला रीजन, नजल रीजन। नोज वाले रीजन को हम लोग बोलते हैं नजल रीजन। नोज वाला रीजन और माउथ वाला रीजन एक कॉमन ओपनिंग पर जाकर खुलता है, मिक्स होता है दोनों एक जगह पर जाकर, उसके बाद दोनों सेपरेट होता है। तो हम लोग इसमें सबसे पहले अब नोज को भी बनाते हैं। ये वाला जो रीजन है इसमें आप लोग अब नोज को भी कनेक्ट कीजिए। मान लीजिए ये एक पाइप है, चलिए ये वाला क्या है, ये नोज है, नोज है, नाक है। मीन्स माउथ से हम लोग फूड लिए, नोज से हम लोग एयर लिए, दोनों एक जगह पर जाकर मिल गया। उसके बाद एक ऐसा पैसेज आया जहां से वो दो पार्ट में बट गया। एक पाइप गया रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, एक गया ईसोफेगस में या ओइसोफेगस में, और इस रीजन को हम लोग बोलते हैं फेरिंग्स। आ रहा है समझ में? उसके बाद ये जो फेरिंग्स वाला रीजन होता है, यहां पर एक फ्लैप जैसा स्ट्रक्चर होता है। फ्लैप मीन्स होता है कवर करने वाला स्ट्रक्चर, उसी को हम लोग बोलते हैं इपिग्लॉटिस। यहां पर होता है। थोड़ा और इसको नीचे कर दीजिए ताकि क्लियरली आपको दिखे। यहां पर एक लगा होता है फ्लैप जैसा स्ट्रक्चर, ऐसा। कैसा है? फ्लैप जैसा, जो कि कवरिंग की तरह वर्क करता है। ये क्या है? इसको हम लोग बोलते हैं इपिग्लॉटिस। इपिग्लॉटिस समझ में आ रहा है? माउथ से हम लोग फूड लिए, नोज से हम लोग एयर लिए, दोनों गया एक कॉमन पॉइंट पर, दोनों मीट किया। देन उसके बाद दोनों फूड का पैसेज और एयर का पैसेज एक ही जगह पर मीट करता है, और उस पैसेज को हम लोग बोलते हैं फेरिंग्स। जहां से ये दोनों डिवाइड होता है उस पैसेज को हम लोग बोलते हैं फेरिंग्स। और उसके ऊपर एक इपिग्लॉटिस लगा होता है जो कि फ्लैप जैसा होता है। फ्लैप का मतलब होता है कवर जैसा। लिख दीजिए इपिग्लॉटिस कैसा होता है? फ्लैप जैसा। फ्लैप का मतलब होता है कवर जैसा, कवर जैसा। उसके बाद क्या होता है, हम लोग हमेशा सांस लेते रहते हैं तो एयर इसके थ्रू जाते रहता है, और ये वाला पाइप हमेशा, ये वाला जो इपिग्लॉटिस है इसका जो फ्लैप है वो हमेशा खुला रहता है। उसके बाद एयर आराम से गया और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में एयर इंटर कर जाता है। ऐसे गया और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इंटर कर गया। उसके बाद जब हम लोग खाना खाते हैं उस समय क्या होता है, फूड पार्टिकल्स हम लोग कहां से लेते हैं? माउथ से गया। और जो फूड पार्टिकल्स है वो इपिग्लॉटिस पर जाकर रुकता है थोड़ी देर के लिए, मतलब फ्यू सेकेंड। इपिग्लॉटिस को फूड पार्टिकल टच करता है और इपिग्लॉटिस को नीचे की ओर दबा देता है। नहीं समझ में आया? ध्यान दीजिए एक बार फिर से। ये ऐसा इपिग्लॉटिस निकला हुआ स्ट्रक्चर है। यहां से ध्यान दीजिए, यहां से फूड गया, और ये जो इपिग्लॉटिस होता है ये मतलब इजीली तरीके से ट्विस्ट हो जाता है, मीन्स घूम जाता है। जैसे फूड आया, इसको टच किया, बस ये ऐसे घूम गया, और ये वाला जो रीजन है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट वाला, वो रीजन बंद हो गया। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट वाला रीजन बंद हो जाएगा जब हम लोग फूड लेंगे। तो
ये क्या है? इपिग्लॉटिस। इपिग्लॉटिस रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट वाले रीजन को कवर कर देगा, मीन्स बंद कर देगा। उसके बाद जब हम लोग फूड खाते हैं उस समय हमारा फूड सिर्फ इसोफेगस में ही जाता है, सिर्फ इसोफेगस में जाता है और इपिग्लॉटिस में वो इंटर नहीं कर पाता है। इपिग्लॉटिस में इपिग्लॉटिस के कारण रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में फूड इंटर नहीं कर पाता है। इपिग्लॉटिस के कारण इपिग्लॉटिस उसे कवर कर देता है, फूड को इंटर नहीं करने देता है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में। अब आ गया होगा आपको समझ में। चलिए इसका आप लोग डायग्राम पहले बनाइए। अब कई बार ये होता है कि हम लोग खाने के समय कुछ कुछ बोलने लगते हैं, तेजी में कुछ कुछ किसी से बात करने लगे, कुछ करने लगे। उस समय क्या होता है, जब हम लोग कुछ बोलते हैं उस समय इपिग्लॉटिस कभी कभी ओपन रह जाता है, ओपन रह ही जाता है। जब ये इपिग्लॉटिस ओपन रह जाता है देन क्या होता है, इपिग्लॉटिस ओपन है और हम लोग खाना खाए और कभी कभी ये खाना आकर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट वाले रीजन में इंटर कर जाता है। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट वाले रीजन में जैसे इंटर किया उसके बाद हमें जोर से छींक भी आता है, छींक आएगा या बहुत सारा चीज होगा जिसके बारे में मैं थोड़ी देर में आपको बताऊंगा। पहले ये डायग्राम बनाइए। बना लिए? वीडियो पॉज करके बनाइए। ये कौन सा रीजन है? रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट वाला। ये है इसोफेगस और ये क्या है? फ्लैप जैसा स्ट्रक्चर। फ्लैप का मतलब होता है कवर करने वाला स्ट्रक्चर, वो है इपिग्लॉटिस। इपिग्लॉटिस। खाना खाने के समय हमें बोलना नहीं चाहिए, यहां पर लिख देता हूं। खाना खाते समय हमें बोलना नहीं चाहिए, कुछ भी टॉक नहीं करना चाहिए, बात नहीं करना चाहिए। हमें खाना खाते समय तेजी से भी नहीं खाना चाहिए, बहुत तेजी में खाना नहीं खाना चाहिए। अगर हम लोग तेजी में खाना खाएंगे तो हमें हिकअप आ सकता है। हिकअप का मतलब होता है हिचकी आना। तो हमें तेजी से खाना भी नहीं खाना चाहिए, जल्दी जल्दी। हरी का मतलब होता है जल्दी जल्दी खाना खाना, एकदम तेजी में खाने लगे तो हिचकी आ जाएगा। कई लोग खाते खाते बात करने लगे और जोर जोर से हंसने लगते हैं, तो हमें लाफ भी नहीं करना चाहिए, हंसना भी नहीं चाहिए खाते समय। नहीं तो क्या होगा, ये जो फूड पार्टिकल्स है वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इंटर करेगा। अगर एक बार फूड पार्टिकल रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इंटर कर गया देन वो मेडिकल इमरजेंसी का केस होता है, उसे तुरंत उसी समय सर्जरी करना पड़ता है और इसमें पेशेंट की जान भी जा सकती है। मीन्स आप इतना छोटा सा मिस्टेक किए और आपकी जान भी जा सकती है। सिर्फ आप खाते समय थोड़ा सा बोल लिए जिसके कारण आपका फूड रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इंटर कर गया और मेडिकल इमरजेंसी कंडीशन क्रिएट हो गया और आपको बहुत बड़ा सर्जरी करवाना पड़ेगा और इसमें आपकी जान भी जा सकती है। देन खाते समय हमें बोलना नहीं चाहिए, हंसना नहीं चाहिए और जल्दी जल्दी भी नहीं खाना चाहिए, जल्दी जल्दी नहीं खाना चाहिए। आ रहा समझ में? अगर हम लोग ये सब करेंगे, बात करेंगे, जल्दी जल्दी खाएंगे और हंसेंगे तो क्या क्या हो सकता है उसके बारे में अब हम लोग बात करते हैं। जब हम लोग जल्दी जल्दी खाना खाते हैं तो हमें हिचकी आ जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं हिकअप। क्या बोलते हैं? HICCUPS, हिकअप्स। हिकअप्स का मतलब होता है हिचकी आना, हिचकी आना। लिख लीजिए कहीं पर हिंदी में, हिचकी आना, हिचकी। हिकअप आ जाता है, हिचकी आ जाता है। और कई बार क्या होता है, चौक हो जाता है। मीन्स ये जो रीजन है इसमें फूड पार्टिकल्स फंस जाता है। मीन्स ये वाला जो रीजन है, जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जो एयर इंटर करता है उस वाले रीजन में कभी कभी फूड पार्टिकल फंस जाता है और हम लोग सांस नहीं ले पाते हैं और उस केस में भी मेडिकल इमरजेंसी कंडीशन आ सकता है। उसको हम लोग बोलते हैं चॉकिंग, चौक कर जाना, चौक कर जाना। चॉकिंग का मतलब होता है फूड इस रीजन में जाकर, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट वाले रीजन में जाकर फंस जाना। फूड स्टक इन द रीजन ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। लिख दूं ये भी, फूड स्टक, फूड जाकर फंस जाएगा इस रीजन में, कहीं पर भी फूड फंस जाएगा।
जैसे अगर मान लीजिए यहीं पर फूड किसी कारण से भी फंस गया तो हम लोग सांस नहीं ले पाएंगे। अगर थोड़ी देर आप सांस नहीं लोगे देन आपकी डेड हो सकती है। ठीक है, तो जिसके कारण हमें बोलनी नहीं चाहिए फूड लेते समय, जल्दी जल्दी नहीं खाना चाहिए, बात भी नहीं करना चाहिए, नहीं तो चौक हो सकता है। उसके बाद हिकअप हो गया, चौक हो गया। अब हम लोग बात करते हैं यही सब मेनली होता है। ये क्यों होता है? जब हम लोग खाते समय बोल देते हैं, इस समय क्या होता है, इपिग्लॉटिस क्लोज नहीं होता। इपिग्लॉटिस में नॉट क्लोज, इपिग्लॉटिस इस समय क्लोज नहीं रहता है जब हम लोग बोलते रहते हैं। चलिए इतना नोट डाउन कीजिए अब अच्छे से। कई बार हम लोग खाते समय बोल देते हैं और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में घुसता है तो कफ भी हो जाता है, वो भी लिख लीजिए, कफ हो जाता है। सर्दी का कंडीशन में आ जाते हैं हम लोग, सर्दी भी हो जाता है कई बार। हाँ, अब हम लोग बात करते हैं फेरिंग्स के बारे में। तो फेरिंग्स क्या है? फेरिंग्स इस वाले रीजन को हम लोग बोलते हैं, फेरिंग्स ये वाला रीजन है। फेरिंग्स क्या है? फेरिंग्स इज द कॉमन पैसेज ऑफ फूड एंड एयर। फेरिंग्स इज द कॉमन पैसेज ऑफ फूड एंड एयर। लिखिए इस पॉइंट को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फेरिंग्स इज द कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। मीन्स फेरिंग्स के थ्रू ही फूड और एयर इंटर करता है और बट जाता है कहां पर? रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में एक जाता है और एक जाता है इसोफेगस में। इसोफेगस में फूड जाता है और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में एयर जाता है। समझ में आ रहा है? चलिए इतना नोट डाउन कर लिए। इपिग्लॉटिस कैसा होता है? फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर, वो भी कहीं पर लिख लीजिए। फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एज इपिग्लॉटिस। इपिग्लॉटिस कैसा होता है? कवर करने वाला स्ट्रक्चर होता है, फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर। फ्लैप का मीनिंग फ्लैप ही आपको गूगल पर मिलेगा, बट फ्लैप का मतलब होता है कवर करने वाला, जो कोई भी चीज को कवर कर दे। तो वो क्या करता है? किसको कवर करता है? रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को, इपिग्लॉटिस। तो इपिग्लॉटिस कैसा है? फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है। विच क्लोज द ओपनिंग ऑफ वाइंड पाइप। क्या करता है? विच क्लोज द ओपनिंग ऑफ वाइंड पाइप। यही तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को ही हम लोग वाइंड पाइप भी बोलते हैं, ये भी लिख लीजिए कहीं पर, वाइंड पाइप। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को ही हम लोग वाइंड पाइप बोलते हैं। तो जो क्या करता है? क्लोज कर देता है, ओपनिंग ऑफ वाइंड पाइप को क्लोज कर देता है। किस समय करता है? वाइल ईटिंग, जब हम लोग खा रहे होते हैं। वाइल ईटिंग, जब हम लोग खा रहे होते हैं। जैसे खाना, जब हम लोग खाना नहीं खाएंगे तो ये ऊपर की ओर आ जाएगा और जैसे खाना आएगा ये इसको दबाते हुए नीचे कर देगा और फूड आराम से इसोफेगस में चला जाएगा। ये थोड़ा सा लमर कर यहां तक कवर कर देता है, इस वाले रीजन तक आ जाता है ये वाला पार्ट, और पूरे अच्छे तरीके से कवर कर देता है। और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में वाइंड पाइप में फूड को इंटर नहीं करने देता है। अगर इंटर कर गया तो मेडिकल इमरजेंसी कंडीशन, आपको बहुत बड़ी सर्जरी करवानी पड़ सकती है और जिसमें आपकी जान जाने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, जान चली जाती है इसमें। चलिए, क्या करता है? प्रिवेंट करता है एंट्री ऑफ फूड इनटू द वाइंड पाइप, इपिग्लॉटिस। देन हम लोग बात करते हैं इसोफेगस के बारे में। इसको पहले नोट डाउन कीजिए। कर लिए इतना नोट डाउन सभी लोग? इपिग्लॉटिस के बारे में अब हो गया। देन हम लोग बात करते हैं इसोफेगस के बारे में। वाइंड पाइप के बारे में हम लोगों को अभी नहीं पढ़नी है। वाइंड पाइप के बारे में हम लोग पढ़ेंगे रेस्पिरेशन चैप्टर में, ठीक है?
हम लोग अब बात करते हैं ईसोफेगस के बारे में, क्योंकि फूड ईसोफेगस में इंटर कर रहा है, ना कि वाइंड पाइप में। तो हम लोग इसके बारे में अभी नहीं पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे ईसोफेगस के बारे में, सेकेंड टॉपिक इस लेक्चर का। चलिए अब आप लोग हेडिंग लगाएंगे ईसोफेगस। ईसोफेगस, ईसोफेगस कैसा होता है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो ईसोफेगस एक पाइप जैसा स्ट्रक्चर होता है। तो पहले हम लोग ईसोफेगस बनाना सीखते हैं। ये है ईसोफेगस, कैसा है? पाइप जैसा स्ट्रक्चर है। इस ईसोफेगस में फूड आया, कहां से आया फूड? माउथ से फूड आया, फेरिंग्स होते हुए, और फूड कहां पर इंटर किया? ईसोफेगस में। ईसोफेगस में फूड इंटर किया। जब ईसोफेगस में फूड इंटर करता है, जिस वाले रीजन में जाता है वो वाला रीजन फैल जाता है ईसोफेगस का। मान लीजिए फूड आया 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 और फूड यहां पर आ गया, यहां पर आया, तो ये वाला जो रीजन है ये थोड़ा सा ऐसे फैल जाएगा। ये जो रीजन है, मान लीजिए फूड आया और यहां पर फूड है, तो ये वाला रीजन फैल जाएगा। ऐसा फूड आता है, ऐसा ऐसा बॉल जैसा आता है फूड, और ये वाला रीजन फैल जाएगा। ठीक है, ये वाला रीजन थोड़ा सा फैल जाएगा, और ये वाला जो रीजन रहेगा ये थोड़ा सा सिकुड़ जाएगा, ऐसे सिकुड़ जाएगा। फिर ऊपर भी यही होता है, ऊपर में भी ऐसा ही होता है, थोड़ा सा सिकुड़ जाएगा। जिस वाले रीजन में फूट जाएगा वो थोड़ा सा फैल जाएगा, और जिस वाले रीजन में पहुंचेगा वहां पर थोड़ा सा सिकुड़ जाएगा। यहां पर क्या होगा? फैल जाएगा, और यहां पर सिकुड़ जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है यहां पर। और मान लीजिए ये फूड यहां पर है, फिर धीरे 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 फूड यहां पर पहुंचा। मान लीजिए वही ये पाइप है, और इस पाइप में फूड, ये वाला फूड यहां पर पहुंचा, यहां पर, तो इस वाले रीजन को थोड़ा सा फैला देगा वो फूड। इस वाले रीजन को यहां पर थोड़ा सा, सॉरी, यहां पर थोड़ा सा सिकुड़ेगा और इस रीजन में फैल जाएगा, और देन फिर थोड़ा सा सिकुड़ेगा यहां पर ऐसे, और देन ऐसे आकर फिर से ऐसे ओपन रहेगा, और ये कहां पर चला जाएगा? स्टोमक में। आ गया समझ में? ये क्या है? स्टोमक। ये क्या है? ईसोफेगस। ईसोफेगस। फूड ऐसे ही आता है, फूड आया, जिस वाले रीजन में फूड रहेगा उस रीजन को थोड़ा सा फैला देगा, और उससे थोड़ा ऊपर वाला रीजन और थोड़ा नीचे वाला रीजन सिकुड़ जाएगा। ऐसा ही होता है, और देन फूड कहां इंटर कर जाएगा? स्टोमक में। ठीक है, इस वाले रीजन को हम लोग बोलते हैं एरिया ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। इस वाले रीजन को हम लोग बोलते हैं एरिया ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन, एरिया ऑफ कॉन्ट्रैक्शन क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस रीजन में थोड़ा सा सिकुड़ जा रहा है। क्या चीज सिकुड़ रहा है? ईसोफेगस थोड़ा सा सिकुड़ जा रहा है, और ये जो रीजन है इस वाले रीजन में रिलैक्स कर जा रहा है, मीन्स थोड़ा सा फैल जा रहा है, तो हम लोग इसको बोलते हैं एरिया ऑफ रिलैक्सेशन। एरिया ऑफ रिलैक्सेशन मीन्स इस वाले रीजन में थोड़ा सा फैल जा रहा है, और इस वाले रीजन में सिकुड़ जा रहा है, ईसोफेगस। आ गया समझ में? ये वाला रीजन क्या है? अब बोलिए, आप खुद से बोलिए, ये वाला रीजन क्या है? एरिया ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि यहां पर सिकुड़ रहा है, और ये वाला रीजन है एरिया ऑफ रिलैक्सेशन। वहां पर आप लोग लिखिए अपने कॉपी में, यहां पर लिखिए एरो देकर, एरिया ऑफ कॉन्ट्रैक्शन सिकुड़ रहा है, और यहां पर लिखिए एरिया ऑफ रिलैक्सेशन फैल रहा है। और देन कहां इंटर करता है फूड? स्टोमक में इंटर करता है। ठीक है, आ रहा समझ में? और ये जो फूड होता है इसको हम लोग बोलते हैं बोलस। क्या बोलते हैं फूड को? फूड को हम लोग बोलते हैं बोलस। बोलस क्या बोलते हैं इस फूड को? ये जो फूड है इसको हम लोग बोलते हैं बोलस। फूड को बोलते हैं बोलस। ये फूड का जो बॉल है इसको हम लोग बोलते हैं बोलस।
पढ़ने आ गया बोलस, BOLUS, बोलस। ठीक है, अब इस डायग्राम को आप लोग बनाइए कॉपी में। पूरा बायोलॉजी में आपको डायग्राम ही बनाना पड़ेगा, ये बात ध्यान रखिए। ये जो इसोफेगस होता है ये 25 सेंटीमीटर का होता है, लिखिए 25 सेंटीमीटर होता है। ये होता है मस्क्यूलर होता है, मस्क्यूलर, तभी तो ये थोड़ा सा रिलैक्स हो रहा है और थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट भी हो रहा है। रिलैक्स मीन्स फैल रहा है, कॉन्ट्रैक्ट मीन्स सिकुड़ रहा है। मीनिंग आपको नहीं पता तो लिखते जाइए। कैसा होता है? मस्क्यूलर होता है, 25 सेंटीमीटर का होता है। टंग क्या करता है? टंग जो होता है, जीभ हमारा, वो फूड को पुश करके कहां पहुंचाता है? इसोफेगस में। ठीक है, लिखिए द टंग पुशेस द फूड फ्रॉम द माउथ। द टंग पुशेस द फूड फ्रॉम माउथ। माउथ से जो टंग होता है वो हमारे फूड को पुश कर देता है, पीछे की ओर धक्का दे देता है और कहां पर पहुंचा देता है? इसोफेगस में। पुशेस फूड फ्रॉम द माउथ टुवर्ड द फेरिंग्स, टुवर्ड्स द फेरिंग। कहां पुश करके पहुंचाता है? फेरिंग्स में। और देन वो कहां आता है? इसोफेगस में, इसोफेगस में। और आपको पता होगा फेरिंग्स कॉमन पैसेज होता है, ये भी लिख लीजिए, फिर से पॉइंट को रिपीट कीजिए। लिखिए ऐसे, pharynx is the common passage for food and air। pharynx जो होता है वो कॉमन पैसेज होता है फूड और एयर दोनों का। क्या होता है? pharynx। फूड कहां से आया? माउथ में गया फूड, माउथ से फूड को टंग क्या किया? पीछे की ओर धक्का देकर कहां पहुंचाया? फेरिंग्स में। फेरिंग्स क्या होता है? कॉमन पैसेज होता है फूड और एयर दोनों का। ठीक है, जो फूड का बॉल होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बोलस। यह भी लिखिए, मॉइस्ट बॉल ऑफ फूड कॉल्ड एज बोलस। ये जो फूड का बॉल होता है, ये जो फूड का बॉल होता है, ये जो बोलस होता है, ये भींगा होता है। भींगता कैसे है? सलाइवा से, जो हमारा सलाइवरी ग्लैंड निकालता है, सलाइवा, उससे जो फूड होता है वो भींगा हुआ होता है, बॉल जैसा स्ट्रक्चर में गिरता है नीचे की ओर, इसीलिए नाम है इसका बोलस। बॉल जैसा, बॉल जैसा। कैसा है बोलस? लुक्स लाइक बॉल, बॉल जैसा दिखने में है, बॉल जैसा, इसलिए हम लोग इसको बोलस बोलते हैं। तो मॉइस्ट बॉल ऑफ फूड कॉल्ड एज बोलस। जो फूड का बॉल होता है, भींगा हुआ होता है, उसको हम लोग बोलस बोलते हैं, बोलस। ठीक है, when swallowed reaches the, when swallowed reaches the esophagus। जब हम लोग फूड के बॉल को निगल जाते हैं देन वो इसोफेगस में पहुंच जाता है, इसोफेगस उस पाइप में पहुंच जाता है। ठीक है, अब इतना नोट डाउन कीजिए। कर लिया नोट डाउन? इस डायग्राम को अच्छे से बनाइए। जो फिगर बायोलॉजी के बुक में बना होता है उसे हम लोग डायग्राम बोलते हैं, पता होगा आपको ये चीज। कर दो साफ ऊपर का। जो इसोफेगस होता है वो हमारे नेक वाले रीजन में से होकर गुजरता है। इट रन्स अलोंग द नेक एंड चेस्ट। इसोफेगस जो होता है, इट रन्स अलोंग द नेक एंड चेस्ट। जो हमारा गर्दन वाला रीजन है, यहां से इसोफेगस स्टार्ट होता है और इस चेस्ट से होते हुए नीचे की ओर चला जाता है, नीचे की ओर। और कहां पर ओपन होता है? स्टोमक में। चेस्ट वाले रीजन से ये क्रॉस करता है इसोफेगस
उसी के साथ में जुड़ा होता है, मतलब सॉरी उसी के साथ से गुजरता है। ठीक है, इट रन्स एलोंग दी नेक एंड चेस्ट। चेस्ट और नेक को होते हुए गुजरता है इसोफेगस। आ गया समझ में? अब इसका फंक्शन क्या होता है इसोफेगस का? फंक्शन लिखिए, फंक्शंस ऑफ इसोफेगस। इसोफेगस का फंक्शन क्या होता है? इसोफेगस का फंक्शन क्या होता है ये पहले लिखिए। ट्रांसफर फूड फ्रॉम फेरिंग्स टू दी स्टोमक। इसोफेगस क्या करता है? ट्रांसफर फूड फ्रॉम फेरिंग्स टू स्टोमक। जो फेरिंग से लेकर स्टोमक तक फूड को पहुंचाता है उसी को हम लोग बोलते हैं इसोफेगस। तो इसोफेगस का फंक्शन क्या है? ट्रांसफर फूड फ्रॉम फेरिंग टू स्टोमक। मींस स्टोमक और फेरिंग्स के बीच में जो कनेक्शन बनाता है उसी को हम लोग बोलते हैं इसोफेगस। इसका मतलब यही है। ठीक है, जब आप उस फिगर को जो बनाए हैं उसे देखते होइएगा तो उसमें जो फूड होता है वो ऊपर नीचे वेव जैसा मोशन में जाता है। वेव कैसा होता है आपको मैं बताता हूं। जैसे ये है इसोफेगस पाइप है, फूड पाइप, इसोफेगस का अनदर नेम होता है। तो ये जो फूड है ये ऊपर नीचे ऐसे ऐसे करते हुए जाता है, ऐसे ऐसे। ये जो रीजन है इसको तुरंत ऐसे करेगा, तुरंत उसे फैला देगा, रिलैक्स करवा देगा, थोड़ी देर में सिकुड़ाएगा, फिर ऐसे ऐसे करते हुए जाता है, ऐसे 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 वेव जैसा। जैसे आप पानी में एक कंकर को गिराते हो, स्टोन को गिराते हो तो वेव जैसा स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, वैसा ही ये फूड को ऐसे ऐसे करते हुए ले जाएगा, ऐसे ऐसे करते हुए फूट जाता है इसोफेगस के थ्रू, वेव जैसा स्ट्रक्चर बनाता है। आ गया समझ में? साफ कर दो इसे। वेव जैसा स्ट्रक्चर वो फॉर्म करता है, उसी को हम लोग बोलते हैं पेरिस्टाल्सिस। क्या बोलते हैं? पेरिस्टाल्सिस। वेव जैसा जो मूवमेंट होता है फूड का उसी को हम लोग बोलते हैं पेरिस्टाल्सिस। कैसे? वेव जैसा, ऐसे ऐसे करके वेव जैसा, उसी को हम लोग बोलते हैं पेरिस्टाल्सिस। द मसल्स ऑफ ओसोफेगस जेंटली पुशेस फूड। क्या होता है? मसल्स ऑफ इसोफेगस, जो इसोफेगस का मसल्स होता है वो आराम से जेंटली पुश करता है फूड को, आराम आराम से उस फूड को अंदर की ओर पुश करता है। ऐसा नहीं कि हम लोग फूड लिए और सीधा स्टोमक में गिर गया, ढब से फूड लिए और स्टोमक में गिर गया, नहीं। उसका जो मसल है वो आराम आराम से धीरे धीरे पुश करते हुए फूड को ले जाता है। मसल्स ऑफ इसोफेगस जेंटली पुशेस द फूड, आराम आराम से उसको फूड को पुश करता है। जेंटली पुशेस द फूड डाउन टू दी स्टोमक। कहां तक ले जाता है? डाउन टू दी स्टोमक। फूड को कहां तक ले जाता है? स्टोमक तक ले जाता है, पेट तक। इसोफेगस फूड को स्टोमक तक पहुंचाता है। आ गया समझ में? इन ए वेव लाइक एक्शन। किस तरीके से ले जाता है? इन ए वेव लाइक एक्शन। इन अ वेव लाइक एक्शन, वेव जैसा। किस एक्शन में ले जाता है? वेव लाइक एक्शन में, मीन्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हुए ले जाता है। क्या बोलते हैं हम लोग? कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, वेव जैसा स्ट्रक्चर फॉर्म करते हुए जाएगा, वेव लाइक स्ट्रक्चर, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। इसी को हम लोग बोलते हैं पेरिस्टाल्सिस, कॉल्ड एज पेरिस्टाल्सिस। ठीक है, नीचे का नोट डाउन कर चुके हैं आप लोग? आ गया इतना समझ में? A
एक्चुअली पेरिस्टालसिस टेक प्लेस थ्रू आउट आवर एलिमेंट्री कनाल। जो हमारा एलिमेंट्री कनाल है उसके पूरे रीजन में पेरिस्टालसिस होता है। जो फूड का मूवमेंट होता है वो हमारे एलिमेंट्री कनाल के सभी रीजन में होता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ इसोफेगस में होता है, सभी रीजन में होता है। ठीक है, वो भी एक पॉइंट बनाकर लिखिए। एक्चुअली पेरिस्टालसिस टेक प्लेस थ्रू आउट द एलिमेंट्री कनाल। एक्चुअली पेरिस्टालसिस टेक्स प्लेस throughout the एलिमेंट्री कनाल। जो हमारा एलिमेंट्री कनाल है उसके पूरे रीजन में होता है पेरिस्टालसिस। मींस पेरिस्टालसिस कहां से स्टार्ट हुआ, गर्दन में गया, वहां से फूड का पेरिस्टालसिस से स्टार्ट हुआ, इसोफेगस में हुआ। इसोफेगस किस रीजन से गुजरता है, नेक वाले और चेस्ट वाले रीजन से। एसोफेगस में हुआ, स्टोमक में हुआ, इंटेस्टाइन में हुआ, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, सभी जगह हुआ फूड का पेरिस्टालसिस। इसलिए हम लोगों ने लिखा एक्चुअली पेरिस्टालसिस टेक प्लेस थ्रू आउट द एलिमेंट्री कनाल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये आपको याद रखना है। आ गया समझ में? इसको भी वीडियो पॉज करके नोट डाउन कीजिए आप लोग। कर लिए नोट डाउन? पेरिस्टालसिस थ्रू आउट द एलिमेंट्री कनाल होता है, पूरे एलिमेंट्री कनाल में होता है। साफ कर दूं? एक और पॉइंट है इसके बारे में, मैं लिखवा देता हूं। कर लिए? कई बार हम लोगों को वोमिटिंग आ जाता है। वोमिटिंग, वोमिटिंग को हम लोग हिंदी में बोलते हैं उल्टी। उल्टी जैसे हम लोग फूड लिए तो फूड कैसे होगा, इसोफेगस में गया, इसोफेगस से स्टोमक में गया फूड। मीन्स ये प्रोसेस क्या है, सीधा है, सीधा प्रोसेस है। लेकिन कई बार क्या होता है, फूड हमारे स्टोमक से माउथ के थ्रू निकल जाता है, मीन्स उल्टा हो जाता है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं वोमिटिंग को उल्टी। उल्टी कई बार क्या होता है, फूड उल्टा आ जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं वोमिटिंग। डायरेक्शन ऑफ पेरिस्टालटिस मूवमेंट लिखिए ऐसे, डायरेक्शन ऑफ पेरिस्टैटिक मूवमेंट इज रिवर्स्ड ड्यूरिंग वोमिटिंग। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो होता है वो उल्टा हो जाता है वोमिटिंग के टाइम। जब हम लोग उल्टी करते हैं, उल्टी कब करते हैं, जब हम लोग बासी खाना खा लेते हैं, स्टेल फूड। कब होता है वोमिटिंग, स्टेल फूड ले लेने के बाद। स्टेल फूड, बासी खाना, अच्छा कुछ खाना मिला तो खा लिए, 2 दिन पुराना है फिर भी, जिसके कारण क्या होता है, वोमिटिंग होता है जनरली। ठीक है, तो उस समय क्या होता है, वोमिटिंग के टाइम पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट उल्टा हो जाता है। ऐसे फूड हमारा ऊपर से नीचे जाता है, लेकिन उस समय नीचे से ऊपर आ जाता है। इसोफेगस, इसोफेगस को अनदर नेम में हम लोग क्या बोलते हैं, इसोफेगस और वाइंड पाइप। वो टॉपिक में आप लोग डाल लीजिए, एक पॉइंट छूट गया था। इसोफेगस का अनदर नेम क्या है, इसोफेगस। लिख लीजिए आप लोग हेडिंग में। और क्या नेम है, फूड पाइप। छूट गया था, ठीक है। देन अब हम लोग आते हैं स्टोमक पर, पेट, स्टोमक पर आते हैं। ये क्या है, ये क्या है, इसोफेगस। और इसके बाद वाला जो रीजन है इसी को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्टोमक। स्टोमक, ठीक है। ये जो स्टोमक होता है ये जे शेप होता है, जे शेप मीन्स ऐसा, जे। थोड़ा सा ये ऊपर की ओर उठ जाता है, ये भी बना लीजिए अच्छे से। कैसा ऑर्गन है, जे शेप है। जे आपको नजर आ रहा है, जे ऐसे, ऐसे ही ना जे लिखा जाता है, तो हम लोग क्या लिखेंगे इसको, जे शेप ऑर्गन। बायोलॉजी में ऐसे ही रिलेट किया जाता है। ये रफली जे शेप है,
तो ये नहीं बोलना है जो ये जे जैसा नहीं दिख रहा है, ये नहीं। बायोलॉजी में सब चीज को रफली देखा जाता है। तो ये कैसा ऑर्गन है? जे शेप ऑर्गन है। कैसा है? जे शेप ऑर्गन है, जे शेप ऑर्गन, जे शेप। ये रफली जे है, रफली। ऐसा नहीं कि ओरिजिनल में जैसा जे हम लोग लिखते हैं ऐसे करके ऐसे ऐसा है, ऐसा नहीं है। ये रफली है, रफली। ठीक है? कैसा है? जे शेप ऑर्गन है। इसका जो वॉल होता है वो थिक होता है, थिक वॉल्ड होता है, बैग लाइक स्ट्रक्चर। इसका वॉल कैसा होता है? थिक होता है, थिक वॉल्ड होता है। और ये कैसा होता है? बैग जैसा स्ट्रक्चर होता है। मीन्स इसमें फूड पार्टिकल्स बहुत देर तक रहते हैं। जैसे हम लोग बुक रखते हैं, बुक रखने का जगह होता है बैग में, बहुत सारा जगह होता है। उसी तरीके से स्टोमक में भी फूड को रखने का जगह होता है। तो हम लोग क्या बोलते हैं? बैग लाइक स्ट्रक्चर। कैसा होता है? बैग जैसा स्ट्रक्चर होता है इसका। जे शेप थिक वॉल्ड होता है, पतला वॉल्ड होता है। उसका दीवार जो है मीन्स ये वाला रीजन थिक होता है। ठीक है? सॉरी, थिक मीन्स पतला नहीं, मोटा होता है। ठीक है? थिक वॉल्ड है और बैग जैसा स्ट्रक्चर है, बैग जैसा स्ट्रक्चर है। और ये जो है सबसे चौड़ा ऑर्गन है एलिमेंट्री कनाल का। कैसा ऑर्गन है? थिकेस्ट ऑर्गन ऑफ एलिमेंट्री कनाल। कैसा है? सबसे चौड़ा ऑर्गन है एलिमेंट्री कनाल का। एलिमेंट्री कनाल क्या होता है? जिस कनाल से हम लोग फूड को लेते हैं और फूड हमारा बाहर निकलता है फेसेस के फॉर्म में, जिस सिस्टम के थ्रू, उसी को हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्री कनाल। तो वो जो एलिमेंट्री कनाल है उसका सबसे चौड़ा ऑर्गन है। इसका बहुत चौड़ा है, इससे चौड़ा कोई नहीं होता है। तो ये क्या है? थिकेस्ट ऑर्गन ऑफ एलिमेंट्री कनाल। ये कहां से फूड रिसीव करता है? फूड पाइप से। रिसीव्स फूड फ्रॉम फूड पाइप। फूड पाइप से फूड को रिसीव करता है। ये क्या है? फूड पाइप है। लिखिए यहां पर क्या है? फूड पाइप। इसका अनदर नेम क्या है? ओइसोफेगस या इसोफेगस बोलते हैं। रिसीव फूड फ्रॉम फूड पाइप। फूड पाइप से फूड को रिसीव करता है एंड ओपन इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एंड ओपन्स इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। और वो कहां पर जाकर खुलता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये पहले नोट डाउन कीजिए। कर लिए? वीडियो पॉज करके नोट डाउन कीजिए अच्छे से। देन मैं स्मॉल इंटेस्टाइन बनाकर दिखाता हूं। कर लिए नोट डाउन? ऐसे, ऐसा स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है? ये क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन। अगर आपके कॉपी में जगह है तो बना लीजिए। वो कहां पर ओपन होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन। ये कौन सा रीजन है? स्मॉल इंटेस्टाइन वाला। ठीक है? जो स्टोमक का इनर लाइनिंग होता है वो डाइजेस्टिव जूस सेक्रेट करता है। ये आपको शायद हम कभी बताए होंगे। इनर लाइनिंग ऑफ स्टोमक सीक्रेट डाइजेस्टिव जूस। ये भी पॉइंट लिख लिए, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इनर लाइनिंग ऑफ स्टोमक सीक्रेट्स डाइजेस्टिव जूस। जो स्टोमक का इनर लाइनिंग होता है वो डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट करता है। डाइजेस्टिव जूस क्या होता है? ऐसा जूस जो कि फूड को पचाने में मदद करता है, उसी को हम लोग बोलते हैं डाइजेस्टिव जूस। तो जो स्टोमक का इनर लाइनिंग होता है वो डाइजेस्टिव जूस को सीक्रेट करता है। मींस इसमें, इसके अंदर में लाइनिंग पाया जाता है। स्टोमक के अंदर में लाइनिंग, वो क्या करता है? डाइजेस्टिव जूस को सीक्रेट करता है, जिसको हम लोग गैस्ट्रिक जूस भी बोलते हैं, डाइजेस्टिव जूस को। ये तो आपको हम बताए थे कभी, गैस्ट्रिक जूस। डाइजेस्टिव जूस का अनदर नेम क्या होता है? गैस्ट्रिक जूस। आ रहा है समझ में सभी को?
which contains mucus HCl and digestive enzyme, which contains mucus HCl and digestive enzyme. जो स्टोमक का इनर लाइनिंग होता है वो क्या क्या रखता है, म्यूकस रखता है, HCl रखता है और डाइजेस्टिव एंजाइम रखता है। डाइजेस्टिव एंजाइम क्या होता है, पचाने वाला। HCl क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या पढ़ते हैं इसको हम लोग, लिखिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड IC है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। और डाइजेस्टिव एंजाइम को निकालता है। अब कई लोग के मन में आ रहा होगा म्यूकस क्या होता है, HCl क्या होता है, ये सब क्या होता है। इसका मैं फंक्शन आपको अभी बताता हूं स्टोमक का, देन आपको ये समझ में आ जाएगा। तो ये वाला कर लिए नोट डाउन। स्टोमक आ कहां से रहा है, इसोफेगस से आ रहा है, और फिर कहां पर जा रहा है, सॉरी स्टोमक का ऊपर से कहां से मीट हो रहा है, फूड को लेकर आ रहा है इसोफेगस के थ्रू, देन वो फूड को स्मॉल इंटेस्टाइन में छोड़ रहा है स्टोमक, ठीक है। कर लिए नोट डाउन। अच्छे से प्रॉपर नोट्स बनाते रहिए और उसे लर्न करते रहिए। अब फंक्शन हम लोग बात करते हैं, देन इसी के अंदर में ये सब कवर हो जाएगा। फंक्शन के ऊपर बात करते हैं। इसका फंक्शंस क्या है, क्या चीज का, स्टोमक का। फंक्शन ऑफ स्टोमक। स्टोमक हमारे फूड को चर्न करता है, मीन्स पूरे फूड को मिक्स करा देता है। क्या करता है, चर्न्स दी फूड, फूड को तोड़ देता है। जैसे माउथ में क्या होता था, चर्निंग होता था फूड का। माउथ में मीन्स फूड को हम लोग, हमारा जो माउथ था वो तोड़ देता था, और उससे अच्छे से और अच्छे से चर्निंग कहां होता है, स्टोमक में। मीन्स फूड को और छोटा छोटा में तोड़ देता है। कौन, स्टोमक। चर्न्स दी फूड, फूड को क्या करता है, तोड़ देता है। एंड मिक्स विथ डाइजेस्टिव जूस, और क्या करता है, यह भी लिखिए, एंड मिक्स विथ डाइजेस्टिव जूस, और डाइजेस्टिव जूस के साथ मिक्स करा देता है स्टोमक। डाइजेस्टिव एंजाइम कहां से निकल रहा है, डाइजेस्टिव जूस या एंजाइम दोनों सेम ही होता है। डाइजेस्टिव जूस जो है, जिसको गैस्ट्रिक जूस भी हम लोग बोलते हैं, वो क्या करता है, मिक्स हो जाता है किसके साथ, वो जो हमारा फूड होता है उसके साथ। चर्न दी फूड एंड मिक्स विथ डाइजेस्टिव जूस, फूड को क्या करता है, डाइजेस्टिव जूस के साथ मिक्स करा देता है। और ये डाइजेस्टिव जूस आता कहां से है, प्रोड्यूस्ड बाय द स्टोमक। ये भी लिखिए, प्रोड्यूस्ड बाय द स्टोमक। स्टोमक, वो जो ग्लैंड सब था, इमेज को पहले आप खोलिए, डाइजेस्टिव सिस्टम वाला जाकर खोलिए, खोलिए, हाँ, उसमें आप ध्यान से देखिए। स्टोमक के बाद जाकर वो ग्लैंड सब जुड़ा था। पैनक्रियाज, लीवर, गैल ब्लैडर स्टोर करता था उसके जूस को, वो ग्लैंड नहीं होता है। तो पैनक्रियाज, लीवर, ये सब स्टोमक के बाद आता है, लेकिन उससे पहले भी डाइजेस्टिव जूस निकलता है, जो कि स्टोमक निकालता है। स्टोमक क्या करता है, डाइजेस्टिव जूस को प्रोड्यूस करता है और उसको मिक्स कर देता है, चर्न कर देता है। मीन्स फूड को छोटे छोटे पार्ट में मिक्स भी करता है और तोड़ भी देता है। उसी को हम लोग बोलते हैं चर्निंग करना, मीन्स फूड को ब्रेक करा देना। चर्न का मतलब फूड को ब्रेक कराना, ठीक है। आ रहा है समझ में। अब हम लोग बात करते हैं म्यूकस का। डाइजेस्टिव एंजाइम हो गया, डाइजेस्टिव जूस के बारे में हम लोग पढ़ लिए। अब देन हम लोग बात करते हैं म्यूकस के बारे में। म्यूकस जो होता है, म्यूकस प्रोटेक्ट्स द लाइनिंग ऑफ स्टोमक। जो हमारा स्टोमक का लाइनिंग होता है उसको म्यूकस बचाता है। म्यूकस प्रोटेक्ट द लाइनिंग ऑफ स्टोमक फ्रॉम द एक्शन ऑफ एंजाइम एंड एसिड। फ्रॉम द एक्शन ऑफ enzymes and acids। हमारे स्टोमक में HCl निकल रहा है,
HCl ऐसा एसिड होता है जो अगर आपके हाथ पर गिर जाएगा तो पूरा आपको हाथ को बर्न करा देगा, जला देगा, आपका हाथ प्लास्टिक जैसा गल कर गिरने लगेगा। तब किसी के मन में यह आएगा कि हमारा स्टोमक क्यों नहीं जल जाता। जब स्टोमक में क्योंकि HCl निकल रहा है और वो हमारे हाथ पर गिर जाएगा तो वो पूरे हमारे हाथ को बर्न करा देगा, लेकिन हमारे स्टोमक को क्यों नहीं बर्न कराता है। तो उसी को बचाने के लिए एक चीज होता है जिसको हम लोग बोलते हैं म्यूकस। क्या कराता है म्यूकस? म्यूकस प्रोटेक्ट द लाइनिंग ऑफ स्टोमक। स्टोमक का जो लाइनिंग होता है, स्टोमक जो है इसका जो लाइनिंग होता है इसको कौन प्रोटेक्ट कराता है? म्यूकस। म्यूकस क्या होता है? स्टोमक को लाइनिंग को प्रोटेक्ट कराने में जो मदद करता है उसको हम लोग बोलते हैं म्यूकस। फ्रॉम द एक्शन ऑफ एंजाइम एंड एसिड, इसमें बहुत सारे एंजाइम लगते हैं, डाइजेस्टिव जूस निकल रहा है, एसिड निकल रहा है, वो सब क्या करेगा? स्टोमक को बर्बाद कर देगा, मीन्स उसको जला देगा। तो उसी को बचाने के लिए क्या होता है? म्यूकस होता है। ठीक है, आ गया समझ में म्यूकस की जरूरत क्यों है हमारे स्टोमक में। देन आता है HCl का बात। अब HCl क्यों हमारे स्टोमक में रहना जरूरी है, क्या काम है HCl का, क्यों आ गया हमारे स्टोमक में, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। नोट डाउन कीजिए वीडियो पॉज करके। कर लिए? जो HCl होता है वो बैक्टीरिया को किल करता है। जो बैक्टीरिया हमारे स्टोमक में पाए जाते हैं उसको वो किल करता है। HCl किल्स दी बैक्टीरिया। HCl क्या करता है? HCl किल्स दी बैक्टीरिया। कहां पर जो बैक्टीरिया पाया जाता है? प्रेजेंट इन स्टोमक। जो हमारे स्टोमक में बैक्टीरिया पाया जाता है उसको HCl मार देता है ताकि हमारे बॉडी के अंदर घुसकर वो डिजीज ना क्रिएट कर दे। उसी कारण से हमारे स्टोमक में HCl है। जो भी बैक्टीरिया रहेगा सबको पकड़ पकड़ के वो मार देगा। HCl किस द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द स्टोमक। और क्या करता है? एंड इट मेक्स द एसिडिक मीडियम टू हेल्प द डाइजेस्टिव एंजाइम टू एक्ट एंड मेक्स द एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम, हमारा जो डाइजेस्टिव एंजाइम होता है वो एसिडिक मीडियम में ही एक्ट करता है। एसिडिक मीडियम में मींस खट्टा मीडियम का जरूरत होता है। एसिड से आप लोग ये समझिए खट्टा। क्या समझिए? खट्टा। जो भी चीज का सेट जिसका भी टेस्ट सावर होता है वो एसिड होते हैं। मेनली आपको यही समझना है अभी। और एसिड के बारे में जब मैं पढ़ाऊंगा तो आपको बता दूंगा एसिड क्या होता है। एसिड के बारे में आपको क्या समझना है? सावर। तो खट्टा मीडियम में ही हमारा जो डाइजेस्टिव एंजाइम है वो एक्ट करता है। अगर वहां पर मीठा मीडियम होगा तो एक्ट नहीं करेगा। तो आगे आप पढ़िए इसको। HCl kills the bacteria present in the stomach and makes the acidic medium to help the digestive enzyme to act. To helps the digestive enzymes to act. अगर एसिडिक मीडियम नहीं रहेगा तो डाइजेस्टिव एंजाइम हमारा वर्क नहीं करेगा। इसी कारण से हमारे स्टोमक में HCl होता है। अगर किसी के स्टोमक में HCl नहीं है तो उस आदमी को तुरंत बीमारी हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। मान लीजिए अगर किसी कारण से HCl आपके स्टोमक से गायब हो गया तो जो भी बैक्टीरिया प्रेजेंट रहेगा आपके फूड में वो सब आपके अंदर में जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में और वो डिजीज क्रिएट कर देगा और आदमी मर जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है, सभी के स्टोमक में HCl पाए जाते हैं। आगे आप समझ में? अब तो आ गया होगा। डाइजेस्टिव जूस ऑफ स्टोमक कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम, ये तो सबको पता है, लिख लीजिए फिर भी। डाइजेस्टिव जूस ऑफ स्टोमक कंटेन्स डाइजेस्टिव एंजाइम। जो हमारे स्टोमक में डाइजेस्टिव जूस होते हैं उसमें डाइजेस्टिव एंजाइम पाया जाता है। एंजाइम क्या होता है? केमिकल सबस्टेंस। केमिकल सबस्टेंस, ठीक है। डाइजेस्टिव जूस ऑफ स्टोमक कंटेन्स डाइजेस्टिव एंजाइम। कौन कौन डाइजेस्टिव एंजाइम होता है? जैसे होता है पेप्सिन,
which cause the breakdown of protein into simple substances. इसका एग्जाम्पल क्या है? पेप्सिन, पेप्सिन, पेप्सिन। जो सबसे मेन डाइजेस्टिव एंजाइम होता है वो होता है पेप्सिन। पेप्सिन का फंक्शन होता है प्रोटीन्स को ब्रेक करा देना सिंपल शुगर में, ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन इनटू सिंपल शुगर। ये क्या कराता है? ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन्स इनटू सिंपल शुगर। जो प्रोटीन्स पाए जाते हैं हमारे फूड में उसको ये सिंपल शुगर में कन्वर्ट कर देता है। समझ में नहीं आया? जैसे हम लोग फूड लिए, मान लीजिए हम लोग दाल खाए तो दाल के अंदर में क्या प्रेजेंट है? प्रोटीन प्रेजेंट है। जैसे एग भी लिए, एग के अंदर में भी प्रोटीन पाया जाता है, तो वो से हम खा लिए तो उसके अंदर में प्रोटीन प्रेजेंट है और उस प्रोटीन से हमें एनर्जी लेनी है। जो प्रोटीन प्रेजेंट है उससे हमें एनर्जी लेनी है, तो उस एनर्जी को लेने के लिए कुछ चीज की जरूरत पड़ती है जो कि उस प्रोटीन को तोड़ दे। तो वो जो प्रोटीन को तोड़ता है और सिंपल शुगर में कन्वर्ट करता है उसी को हम लोग बोलते हैं पेप्सिन। वो क्या है? पेप्सिन डाइजेस्टिव एंजाइम है, डाइजेस्टिव जूस है। आ गया समझ में? ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन्स इनटू सिंपल शुगर। इस सिंपल शुगर का नाम क्या है? प्रोटीन क्या चीज में ब्रेकडाउन होता है? अमाइनो एसिड में, दैट इज अमाइनो एसिड, या इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं? अमीनो एसिड। जो पढ़ना है सो पढ़िए, अमाइनो एसिड या एमिनो एसिड। जो स्टोमक होता है उसमें फूड का पार्शियल डाइजेशन हो जाता है, मीन्स फूड का बहुत सारा डाइजेशन का प्रोसेस स्टोमक में फिनिश रहता है। इनसाइड द स्टोमक पार्शियल डाइजेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस। स्टोमक में फूड का पार्शियल डाइजेशन हो जाता है। पार्शियल का मतलब आधा अधूरा डाइजेशन हो जाता है, मीन्स इनकम्प्लीट डाइजेशन। पूरा कंप्लीट नहीं होता लेकिन बहुत सारा पार्ट हो जाता है। पार्शियल का मतलब ये लिखिए इनकम्प्लीट, आधा अधूरा। आधा अधूरा डाइजेशन स्टोमक में ही कंप्लीट हो जाता है। आ गया समझ में सभी को? अब किसी के मन में ये आएगा कि स्टोमक में फूड कितने देर तक स्टोर रहता होगा? तो स्टोमक में फूड फ्यू मिनट से फ्यू आवर तक स्टोर रह सकता है। जैसे हम लोग सूप ले लिए, सूप पिए तो वो तुरंत डाइजेस्ट हो जाएगा, तुरंत पच जाएगा। बट मान लीजिए हम लोग मीट खा लिए तो वो जल्दी नहीं पचेगा। तो वही बात है, फूड इज स्टोर्ड इन द स्टोमक फॉर फ्यू मिनट टू फ्यू आवर। फूड इज stored in the stomach from few minutes to few hours। कुछ मिनट से लेकर कुछ घंटों तक रह सकता है फूड हमारे स्टोमक के अंदर। फूड इज स्टोर्ड इन द स्टोमक फ्रॉम few minutes to few hours तक, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ फूड बी ईटन। यह भी लिख लीजिए, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ फूड वी ईटन। डिपेंड करेगा कि किस तरीके से हम लोग फूड खाते हैं, मीन्स क्या खाते हैं। जैसे सूप लिए तो तुरंत पच गया, हम लोग पानी पी लिए तो तुरंत पच गया। पानी मीन्स चीनी उसमें मिक्स करके पी लिए, ग्लूकोज पी लिए तो तुरंत पचेगा। बट अगर हम लोग मीट खाए तो उसको पचने में बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, आ गया समझ में? ऊपर का साफ कर दूं, थोड़ा सा और बस बचा है स्टोमक के बारे में, देन ये टॉपिक फिनिश हो जाएगा। कई बार स्टोमक से हमारे गरगर गरगर जैसा आवाज आता है, गर्गलिंग साउंड आता है, मीन्स थोड़ा सा गरगर गरगर आवाज आता है, गरगर आते रहता है। तो वो क्यों होता है? क्योंकि उसमें फूड का चर्निंग मूवमेंट चलते रहता है, इसी कारण से वो आवाज आता है। स्टोमक से क्यों आवाज आता है?
क्योंकि चर्निंग मूवमेंट फूड का चलते रहता है। समटाइम वी हियर गर्गलिंग या ग्रोलिंग साउंड, समटाइम्स वी हियर गर्गलिंग या ग्रोलिंग साउंड। कई बार हमारे स्टोमक से गड़गड़ गड़गड़ आवाज आता है। समटाइम्स वी हियर गर्गलिंग या ग्रोलिंग साउंड फ्रॉम आवर स्टोमक। कहां से आता है? हमारे स्टोमक से आता है, फ्रॉम आवर स्टोमक। क्यों आता है? अब ये आया क्वेश्चन कि क्यों आता है वो आवाज गड़गड़ गड़गड़ का? क्योंकि फूड का मैकेनिकल डाइजेशन हो रहा होता है। मैकेनिकल डाइजेशन क्या होता है? मैकेनिकल डाइजेशन फूड का हो रहा होता है। ऐसे फूड का मैकेनिकल डाइजेशन माउथ में भी होता है। जो हम लोग टीथ से फूड को चबाते हैं उसको भी बोलते हैं मैकेनिकल डाइजेशन। लेकिन स्टोमक के लिए भी वर्ड का यूज किया जाता है, स्टोमक में भी यूज किया जाता है मैकेनिकल डाइजेशन। ठीक है, तो फ्रॉम साउंड फ्रॉम आवर स्टोमक। क्यों आवाज आता है? क्योंकि मैकेनिकल डाइजेशन ऑफ फूड टेकिंग प्लेस होता है। यह भी लिख लीजिए, मैकेनिकल डाइजेशन ऑफ फूड टेकिंग प्लेस कहां पर? इन आवर स्टोमक। अब इतना नोट डाउन कीजिए, देन हम लोग डेंटल फॉर्मूला लिखना सीखेंगे। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए वीडियो पॉज करके, देन हम लोग डेंटल फॉर्मूला लिखना सीख कर लिए। इतना नोट डाउन। अब हम लोग डेंटल फॉर्मूला लिखना सीखेंगे, जो कि इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत आसान है। अगर आपको ये पता होगा इंसीजर कितना है, कनाइन कितना है, प्रीमोलर कितना, कितना मोलर, अगर आपको याद होगा तो आप तुरंत 1 मिनट में लिख दोगे। चलिए साफ कर दूं। जैसे हम लोग सबसे पहले टीथ बनाते हैं। जो यंग पीपल होता है उसके पास इंसीजर कितना होता है आपको पता है? कितना इंसीजर होता है? 4 होता है। मान लीजिए ये एक इंसीजर है, ये एक इंसीजर है, ये एक इंसीजर है, ये एक इंसीजर है। जो हम टीथ का डायग्राम पहले बनाए थे वो बहुत ज्यादा एक्यूरेट था, बट अभी हम लोग रफ डायग्राम बना रहे, रफ डायग्राम। ठीक है, 4 इंसीजर है, 4 इंसीजर। उसके बाद 2 कनाइन होता है। मान लीजिए ये एक पॉइंटेड सा कनाइन है, 2 कनाइन हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है? उसके बाद क्या होता है? 4 प्रीमोलर होता है, ये बॉक्स जैसा 4 प्रीमोलर बनाइए। ठीक है, उसके बाद 6 मोलर होता है। मोलर को थोड़ा बड़ा बड़ा बनाइए, बड़ा बड़ा, 1 2 3। ठीक है, काउंट कीजिए कितना है। एक हम एडल्ट पीपल का बना रहे, एडल्ट पीपल जैसे आपके फादर मदर ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर, उन सब का काउंट कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। 16 एक जौ में है, 16 2 जा 32, मीन्स 32 टीथ उनके पास है टोटल, 32 टीथ है उनके पास टोटल। अब हमको अब डेंटल फॉर्मूला लिखना सीखना है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको इस टीथ को 2 पार्ट में डिवाइड कर देना है। ये जो है इसको आप लोग ऐसे डिवाइड कीजिए, बीच से, बीच से। ठीक है, ये रूल है, रूल है, रूल है बस। उसके बाद क्या करना है? बीच से 2 पार्ट में इसको तोड़ देना है। ठीक है, उसके बाद आप बताइए कितना इंसीजर है? 2। कितना इंसीजर है? 2। ठीक है, 2 इंसीजर है। उसके बाद कनाइन कितना है? 1। कनाइन कितना है? एक साइड में बस देखना है, कनाइन कितना है? 1। उसके बाद प्रीमोलर कितना है? 2। देन बताइए मोलर कितना है? 3। ठीक है, 2 1 2 3 ऐसे 2 लिख दूं। थोड़ा ध्यान से देखिए, ये क्या है?
इंसीजर है, इंसीजर, इंसीजर। ये क्या है? कनाइन। सीक्वेंस याद है सभी को? 2 क्या है? प्रीमोलर, प्रीमोलर, और 3 क्या है? मोलर, मोलर। ठीक है, आ गया इतना समझ में? उसके बाद क्या करना है? ये कितना है? ये इतना टीथ है हमारे अपर जॉ में, अपर जॉ में, और हमारे पास लोअर जॉ में भी इतना ही टीथ है, सेम है। तो हम लोग नीचे भी लिख देंगे 2 1 2 3, 2 1 2 3। अपर जॉ में 2 1 2 3 टीथ है, लोअर जॉ में भी 2 1 2 3। एक साइड का बस लेना है, एक साइड का। उसके बाद क्या करना है? इंटू 2 कर देना है, इंटू 2, इंटू 2। ये सिर्फ लिखने का तरीका है। मीन्स 2 इंसीजर एक साइड, 2 इंसीजर एक साइड, इंटू 2 मीन्स 2 इधर भी है, 1 कनाइन है इधर, उसके बाद इंटू 2 मीन्स दोनों साइड में कनाइन है। यहां पर 2 प्रीमोलर है, इंटू 2 मीन्स टोटल 4 प्रीमोलर। 3 मोलर है तो 3 इंटू 2 6 मोलर। और टोटल टीथ कैलकुलेट कीजिए, कितना है? 2 1 3 3 2 5 3 8, 8 इधर हुआ, 8 इंटू 2 कितना हुआ? 8 इंटू 2 16। और इधर काउंट कीजिए, ऊपर में 16 हो गया, नीचे काउंट कीजिए 2 1 3 3 2 5 5 3 8 इंटू 2 5 3 8, और 8 इंटू 2 कितना होगा? 16। 16 ऊपर 16 नीचे, टोटल कितना आ गया? टोटल आ गया 32 टीथ, 32 टीथ। यही रूल है लिखने का बस, और इसमें कुछ नहीं करना, यही मेन रूल है। ठीक है, अब आपको डेंटल फॉर्मूला लिखना है। डेंटल फॉर्मूला, डेंटल फॉर्मूला अब आपको लिखना है। तो मिल्क टीथ का लिखिए। जो छोटा बच्चा होता है उसके पास कितना टीथ होता है? छोटा बच्चा के पास कितना इंसीजर होता है? 4 होता है एक जॉ में। एक जॉ में कितना इंसीजर? 4। तो हम लोग उसको क्या लिखेंगे? एक साइड वाले को 2 पार्ट में इसको तोड़ेंगे, और एक पार्ट वाले को लिखेंगे तो कितना होगा? 2 इंटू 2 पहले लिख दीजिए, 2 से मल्टीप्लाई करना है। कितना इंसीजर? 2 इंसीजर। मीन्स लोअर जॉ का लीजिए या अपर जॉ। पहले हम लोग ऊपर में अपर जॉ का लिखते हैं। ये जो ऊपर में लिखते हैं हम लोग, ये लिखा जाता है अपर जॉ का। रूल है, ऐसा रूल है, अपर जॉ। और नीचे जो है इसको हम लोग बोलते हैं लोअर जॉ का, लोअर जॉ। ठीक है, W है लोअर जॉ। ठीक है, अब हम लोग किसका लिख रहे हैं? मिल्क टीथ। ऐसा बच्चा का लिख रहे हैं जो मीन्स छोटा है, उसका लिख रहे हैं। उसके पास इंसीजर कितना होता है? 2 होता है एक जॉ में। उसके बाद कनाइन कितना होता है? नहीं सॉरी, इंसीजर, सॉरी क्या क्या बोल दिए। सबसे पहले कनाइन कितना होता है उसके पास? 4 होता है, तो उसके लिए हम लोगों ने 2 लिखा। उसके बाद उसके पास इंसीजर कितना होता है? 4 होता है, तो हम लोगों ने 2 लिखा। देन उसके पास कनाइन कितना होता है? 2 होता है, तो उसके लिए हम लोगों ने 1 लिखा। देन उसके पास प्रीमोलर कितना होता है? प्रीमोलर नहीं होता है, तो हम लोगों ने क्या लिखा? 0 लिखा। और उसके पास मोलर कितना होता है? मोलर 4 होता है, तो हम लोग क्या लिखेंगे? 2। और नीचे भी सेम ही होता है, 2 1 0 2। अब काउंट कीजिए, टोटल कितना है? 2 1 3 3 2 5 5 5 2 जा 10, और नीचे भी 5 2 जा 10। ऐसा लिखने का सिर्फ रूल है। और टोटल कितना टीथ आ गया? 20 टीथ। मैथ का कंसेप्ट बायोलॉजी में नहीं लगता है, शायद आपको ये चीज पता है या नहीं। मैथ का कंसेप्ट आपको बायोलॉजी में नहीं लगाना है कि ऊपर इससे इसको काट दिए और 2 आंसर, ये नहीं। आपको टीथ को काउंट करना है, ऐसा कंसेप्ट नहीं लगता बायोलॉजी में। ठीक है, और ये डेंटल फॉर्मूला किसका था? परमानेंट टीथ का, मिल्क टीथ का ये है डेंटल फॉर्मूला। और ये भी लिखिए, परमानेंट टीथ का लिखिए, परमानेंट टीथ का आप खुद से, अभी तो मैं बता चुका था, फिर भी लिखिए 2 1 2 3 बाई 2 1 2 3 इंटू 2 इक्वल टू 32। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं ऐसा बच्चा जिसका एज 8 साल से ज्यादा हो और 18 साल से कम हो, उसका डेंटल फॉर्मूला क्या होगा? ये बताइए। ये तो था बच्चा का मिल्क टीथ, ये है परमानेंट टीथ वाले का, मतलब आपके मदर का, फादर का, दादाजी का, दादी जी का। बट आपको बताना है आपके पास जो टीथ है उसका डेंटल फॉर्मूला। इतना नोट डाउन कर लिए? कर दो साफ?
आपके पास जो टीथ प्रेजेंट है उसका आपको डेंटल फॉर्मूला लिखना है। इसी में बच्चे लोग फंसते हैं। मीन्स सबसे पहले आप लोग हेडिंग लगाए हैं डेंटल फॉर्मूला, लगा लीजिए, नहीं लगाए हैं अभी तो। डेंटल फॉर्मूला जहां से स्टार्ट हुआ वहां पर हेडिंग लगाइए डेंटल फॉर्मूला। अब आपको लिखना है आपके पास कितना है टीथ। मीन्स आपका एज, ऐसा बच्चा जिसका एज मोर देन 8 ईयर्स हो, 8 ईयर्स, ईयर्स को हम लोग शॉर्ट में YRS लिख देते हैं, लेकिन लिख लीजिए अच्छे से। मोर देन 8 ईयर्स एंड लेस देन 18 ईयर्स, 18 साल से कम हो, उसका डेंटल फॉर्मूला क्या होगा आप बताइए। 210 होगा, बोलिए 2122/2122 इंटू 2। टोटल काउंट कीजिए कितना, 21332 5 5 2 10, 21332 5 5 2 7 7 2 जा 14, 14 नीचे और 14 ऊपर, टोटल कितना हो गया 28 टीथ। 28 टीथ, कितना टीथ हुआ 28 टीथ टोटल। आ गया समझ में। अब आपको सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है अब डेंटल फॉर्मूला ऑफ काउ, गोट और सीप का आपको लिखना है। यह सबसे इंपॉर्टेंट है। डेंटल फॉर्मूला ऑफ काउ, गोट, सीप, इसका सबसे इंपॉर्टेंट यही था। इस लेक्चर का जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो यही है। इसमें आपका सभी कॉन्सेप्ट का यूज करना पड़ेगा। ऊपर वाले में हम लोग अपर जॉ का लिखते हैं, नीचे वाले में लोअर जॉ का। ये आपको पता है या नहीं, फिर से लिखिए, मैं तो बताया था अपर जॉ का, देन नीचे वाले में लोअर जॉ का, लोअर जॉ का। ठीक है। अब डेंटल फॉर्मूला ऑफ काउ, गोट, सिप, काउ, गोट और सिप का लिखना है आपको। क्या होगा 0033 अपॉन 3133 इंटू 2। ये कैसे, दोनों तो वेरी कर गया। जब मैं आपको काउ, सिप इस सब के बारे में बताया था तो मैं आपको बताया था अपर जॉ में काउ, सिप सब के पास इंसीजर नहीं होता है, ना ही कनाइन होता है, प्रीमोलर और मोलर होता है। प्रीमोलर कितना होता है 3 2 जा 6 ऊपर, अपर जॉ में। ये ऊपर में क्या है अपर जॉ, अपर जॉ, अपर जॉ। ठीक है। 3 2 जा 6, कितना 6 प्रीमोलर, और मोलर कितना है 3 2 जा 6, और नीचे कितना है 6 इंसीजर, 2 कनाइन, 3 2 जा 6 प्रीमोलर और 6 मोलर, 3 2 जा 6, और टोटल कितना आएगा 32 टीथ। तो चलिए यहीं पर आपका लेक्चर होता है समाप्त, और कल हम लोग बात करेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। चलिए, ऑल द बेस्ट।